मेरा हार्ड डिस्क में ही मैं नॉर्मली जी। करता हूँ। आज उसमें भी प्रॉब्लम हो गया, कीपैड में एक आध लेटर जो है टाइप नहीं हो रहा। कीपैड खराब हो गया। चेक कर दीजिए। एक आध मिनट वेट कर लेते हैं सर। ना ठीक है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज इस संध्या बेला में सृजन संदर्भ की ओर से 13वीं वेबिनार श्रृंखला में दिलीप कुमार की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोगों के बीच प्रोफेसर टी हक त्यामुल हक साहब आज के हमारे अतिथि हैं, जो सहजानंद सरस्वती और उनकी कृषि संकट पर अपने विचार आप लोगों के साथ रखेंगे। प्रोफेसर टी हक एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कृषि अर्थशास्त्री हैं, जो खेती को बड़े नजदीक से देखा है, खेती की जिंदगी जिया है। किसान परिवार में इनका जन्म बिहार के पूर्णिया में हुआ है। इन्होंने अंग्रेजों का शासन और जमींदारों का शासन तो देखा नहीं, लेकिन सुने हैं और अध्ययन के माध्यम से अनुभव भी किए हैं। ये पटना विश्वविद्यालय से कृषि अर्थशास्त्र से इन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त की है और पीएचडी के लिए ए लोआ स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए अमेरिका गए थे। वहां से इन्होंने उच्चतम डिग्री की प्राप्ति की। इसके बाद सब दिन भारत सरकार में भिन्न भिन्न पदों पर कार्यरत रहे। विशेष रूप से कृषि आधारित नीतियां जो बनी हैं, उनमें इनका कंट्रीब्यूशन बहुत रहा है। क्योंकि जो कृषि विभाग से संबंधित हैं, भारत सरकार या राज्य सरकार वाले, देश के हर राज्य वाले इनसे अवगत रहे हैं। कभी कभी तो जनरल नॉलेज में भी इनका नाम पूछा जाता था कि भारतीय कृषि मूल्य आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो उस पद की भी गरिमा इन्होंने बनाई है। और भारतीय कृषि मूल्य आयोग के ये लगातार समझते हैं कि सबसे लंबी अवधि तक इन्होंने अध्यक्ष के शोभा बनाई है और कृषि मूल्य का जो निर्धारण जो विभाग करता है, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की है। इसके साथ साथ ए नेशनल फेलो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में काम किए हैं, रहे हैं। दूसरा, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च में भी प्रोफेसर और नेशनल फेलो, जो पहले एनकैप कहा जाता था, अब उसका रिनेमिंग हो गया है, आईसीएआर का एक मूल्य नीति निर्धारण संबंधी संस्थान है, वहां पर इन्होंने काम किया। इसके साथ साथ आप सीनियर कंसल्टेंट गवर्नमेंट्स के वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी एज ए सीनियर कंसल्टेंट आपने काम किया है, जिसमें सबका गिनना और गिनाना तो संभव नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो आईएलओ शॉर्ट में कहते हैं, वहां पर कार्य किए हैं एज ए कंसल्टेंट। इफ्री, जो फूड प्राइसिंग रिसर्च है इंटरनेशनल, वहां पर भी रहे हैं। आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईबीआरडी जो वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है,
तो वर्ल्ड बैंक में भी ये अपना हाँ। कंसल्टेंट के रूप में अपनी सेवा दी है। इसके साथ साथ भारत सरकार के विभिन्न जो एक्सपर्ट कमिटीज रही है, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट का हो या भारत सरकार का हो, उसमें सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया है। हाल में बहुत प्रतिष्ठित पद पर थे। नीति आयोग में एक लैंड रिफॉर्म सेल बना था, जो भूमि सुधार प्रकोष्ठ था, उसके चेयरमैन पे कार्य किए हैं। इसके साथ साथ इनकी दर्जनों पुस्तकें राष्ट्रीय स्तर की नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रही है। और यदि इंडिया में ही नहीं, साउथ एशिया में यदि कोई व्यक्ति लैंड रिफॉर्म्स के रूप में या लैंड पॉलिसी के रूप में जाना जाता है, तो वो शख्सियत प्रोफेसर टी हक है, जो आपके और हमारे सामने हैं। इनकी पुस्तकें विशेष रूप से सबका नाम गिनाना संभव नहीं है, लेकिन रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, लैंड पॉलिसीज है, लैंड रिफॉर्म्स है, एग्रेरियन रिफॉर्म्स हैं, वीमेन रूरल वीमेन्स पे इन्होंने काफी काम किया, उस पर भी इनकी पुस्तक है, तथा ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पर भी इन्होंने काम किया है। तो प्रोफेसर टी हक केवल एक सैद्धांतिक कृषि अर्थशास्त्री नहीं है, एक व्यवहारिक अर्थशास्त्री भी हैं, व्यवहारिक कृषि अर्थशास्त्र भी हैं। कृषि को बड़ी गहराई से देखा है और जिंदगी में जिया भी है। इसके साथ साथ पदाधिकारी और अधिकारी तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये शख्स जब कृषि आयोग के अध्यक्ष थे तो किसी के दबाव में काम नहीं किए थे। और एक घटना है कि उस समय तात्कालिक जो कृषि मंत्री थे, इनको बहुत फोर्स किए कि चीनी की कीमत महंगी हो रही है, इसलिए गन्ने की कीमत को कम कर दिया जाए। क्योंकि जो 17-18 वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण, जो एमएसपी जिसे हम आज कहते हैं, समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो उसके इन्हीं के यहाँ से होता था और उसके अध्यक्ष थे। इन्होंने कहा कि यदि गन्ने की कीमत कम करने से ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक वैज्ञानिक पद्धति है और वैज्ञानिक पद्धति के तहत इन्होंने मिनिमम एमएसपी फिक्स किया था। फिर भी मंत्री ने दबाव दिया। इन्होंने कहा कि नहीं, यदि हम गन्ने का समर्थन मूल्य कम कर देंगे तो किसान गन्ना का उत्पादन कम कर देगा, परिणाम स्वरूप चीनी मिल को पर्याप्त मात्रा में कच्चे ईख नहीं मिल पाएंगे और चीनी उद्योग का चीनी की कीमत और बढ़ जाएगी। परिणाम स्वरूप फिर भी मंत्री ने दबाव डाला और अंततः प्रोफेसर टी हक ने पद से इस्तीफा दिया, रिजाइन दे दिया। तो ये इनकी अपनी कार्य करने की शैली अपने तरीके की रही है। इतना ही नहीं, इन्होंने एक आध कथा भी मुझे कभी सुनाया है कि जब एक किसान थे, अभी भी हैं, किसान हैं, इनके परिवार इनके अपने घर से बुजुर्गों से सुने होंगे कि एक अच्छे किसान थे और जमींदारों के द्वारा इनके दरवाजे से बैल खुलवा करके ले जाया गया, क्योंकि उस समय लगान जमा नहीं हो पाता रहा होगा और परिणाम स्वरूप जमींदारी की जुल्म को इन्होंने सुना है, खेती को, किसानी को देखा है। तो व्यवहारिक पक्ष और सैद्धांतिक पक्ष दोनों से आप निपुण हैं और दक्ष हैं। तो आज हम लोगों के सामने बड़े सौभाग्य की बात है कि एक इतने बड़े कृषि वैज्ञानिक, कृषि अर्थशास्त्री, जो व्यवहारिक और सैद्धांतिक दोनों पक्षों से अवगत हैं, अपने बीच विचार रखेंगे। ये अपनी बात 40-45 मिनट में रखेंगे। उसके बाद मंच खुलेगा, आप लोग अपना प्रश्न डालेंगे इसमें बॉक्स में और इन प्रश्नों पर भी इनसे गुफ्तगू की जाएगी और इसका जवाब व्यवहारिक पक्ष से देंगे। तो हम स्वागत करते हैं प्रोफेसर टी हक को कि अपनी बात स्वामी सहजानंद सरस्वती और कृषि संकट के संदर्भ में रखें। और हम श्रोतागण को पुनः स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि यह कार्य तो वेंकटेश शर्मा जी का था जो इस संस्था के संयोजक हैं, लेकिन निजी कार्य से वे बिजी हैं। उनके बिहाफ में मैंने ये कार्य किया हूं। अतः पुनः सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर टी हक। दिलीप जी और अन्य मित्रों, पहले तो मैं दिलीप जी को और संस्था के जो इस प्रोग्राम का आयोजन करने वाले सभी लोगों को अपने तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का। आपने दिलीप जी ने थोड़ा मेरे ख्याल से बढ़ा चढ़ा के मेरे बारे में बोला, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो अपने को एक स्टूडेंट समझता हूँ और हरदम हर स्टेज में अपने को सोचा कि कुछ ना कुछ सीखूं, कुछ बोल के सीखूं, कुछ सुन के सीखूं, कुछ इंटरेक्ट करके सीखूं।
आज का जो विषय है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती और कृषि संकट। आपको इस संदर्भ में एक बात सबसे पहले मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब हम कृषि संकट की बात करते हैं तो जब से हमने जन्म लिया कृषि संकट शब्द सुनते ही रहा, और अभी भी एक कृषि संकट की बात ही सुन रहा हो या सुना रहा हो। आज़ादी के पहले जिससे कृषि मूवमेंट से, किसान आंदोलन से या विभिन्न आज़ादी के आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जुड़े हुए थे, उस समय भी था कि भारत में किसानों का हालात बहुत ख़राब है। और ख़राब इसलिए है कि एक ज़मींदारी सिस्टम था, ब्रिटिश राज की तरफ से एक्सप्लॉयटेशन का जो सिस्टम था उसके चलते। और जब देश आज़ाद होंगे तो किसान भी आज़ाद होंगे। आज़ाद किससे होंगे? गरीबी से, निरक्षरता से, इंडेटेडनेस से, हर तरह के प्रॉब्लम्स जो जिसमें वो जुड़े हुए दलदल में फंसे हुए थे और हर तरह का एक्सप्लॉयटेशन और अन्याय अत्याचार सहते थे, वो सारे से उनको मुक्ति मिलेगी। आज़ादी के 70 साल हो गए, 70 से ऊपर हो गए, अब 73वां साल। और उसके बाद भी अभी भी हम वही कृषि संकट की बात क्यों करते हैं? उस समय कहते थे कि भारत के किसान दे आर बोर्न इन डेट, लिव इन डेट एंड डाई इन डेट। कर्जा लेता है मनी लेंडर से या ट्रेडर से और चुका नहीं पाते तो वो मर भी जाते हैं उसी ऋण पे ही, और उनके बच्चे को पर वो बोझ पड़ता है, वो भी कई बार दे नहीं पाते। तो जनरेशन टू जनरेशन जो किसानों का इंडेटेडनेस का प्रॉब्लम है, गरीबी का प्रॉब्लम है, तो ये चलते ही रहा। आज भी हम वही कहते हैं, क्योंकि आज भी आपने देखा होगा कि 40% जो एग्रीकल्चर क्रेडिट का ये है फ्लो है, वो अभी भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट से नहीं है, नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है। जैसे ट्रेडर्स है, मनी लेंडर्स है, इस शॉपकीपर से, मतलब इस तरह के लोगों से वो लोन लेते हैं। और एक बार उनके ट्रैप में अगर फंस गए तो वहाँ से निकल नहीं पाते, वो फिर दलदल में फंसे ही रहते हैं, चाहे वो कुछ भी कर ले। तो ये है हमारी आज़ादी और ये है हमारी कृषि संकट आज के दिन में भी। इससे पहले कि मैं मेन मुद्दों पे जाऊं, स्वामी जी के बारे में मैं एक दो शब्द कहना उचित समझूंगा, क्योंकि उन्होंने जो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ही किसान आंदोलन में सहयोग दिया, आज के दिन में भी उसका रेलिवेंस है और वो एक दिशा दिखाता है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उन्होंने जमींदारी सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बिहार में तो आपने देखा होगा जो किसान सभा का आंदोलन का शुरुआत ही उनके लीडरशिप में हुआ था 1926 वगैरह में। और इस मूवमेंट जो है वो खास करके जो जमींदारी सिस्टम था, उनका एक्सप्लॉयटेशन था, उसके लिए और लैंड टू द टिलर्स के लिए एक मूवमेंट था कि लैंड जो एक्चुअली टेनेंट कल्टिवेटर से उनको ऑक्यूपेंसी राइट्स दिया जाए, और उसके खिलाफत कर रहे थे जमींदार। तो उसके लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपने ये भी देखा होगा कि गन्ना किसानों का पेमेंट कई साल तक हो नहीं रहा था शुगर मिल्स द्वारा, इवन सरकारी शुगर मिल्स द्वारा। तो उनके लिए हाई कोर्ट में केस भी लड़े, और जगह जगह पे पूरे देश में इनफैक्ट उनका आंदोलन फैल गया। और 1936 का लखनऊ अधिवेशन जो था उसमें तो कांग्रेस का, उसमें उनको ऑल इंडिया किसान सभा का प्रेसिडेंट भी इलेक्ट किया गया था। एक इंडिपेंडेंट विचारधारा के थे, रेवोल्यूशनरी आइडियाज था, लेकिन रेवोल्यूशनरी उस सेंस में नहीं जिस सेंस में आज हम लोग सोचते हैं। वो किसी भी आइडियोलॉजी को मतलब साथ मिले हुए काम किया उन्होंने। आपने देखा होगा एन.जी. रंगा उनके साथ थे, नंबूद्रीपाद भी उनके साथ थे। सीपीआई सीपीएम तो उस समय नहीं होते थे, लेकिन कम से कम एक ऑल इंडिया किसान सभा जिसको एक किसान मूवमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जानते थे, उसमें तो जैसे मैंने कहा कि वो प्रेसिडेंट भी रहे। अब आज के दिन में जब किसानों का एक संकट दिखता है तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे ही एक लीडर की ज़रूरत है जो पार्टी लाइन पे ना डिवाइडेड हो, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन के लाइन पे ना डिवाइडेड हो, एक इंडिपेंडेंटली फार्मर्स लिबरेशन के रूप में काम करे
और फार्मर्स जो दलदल में फंसे हुए हैं, गरीबी में फंसे हुए हैं, इंडेटेडनेस में फंसे हुए, कर्ज में फंसे हुए हैं, इससे उनको मुक्ति दिलाए। इसके बाद मैं आता हूँ कि हमारा फार्म क्राइसिस जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वो है क्या। आपने ये भी देखा कि पहले 2 दशक तक, खास करके 65-66 तक तो खेती बाड़ी का हालत खराब ही था। तब तक हम बाहर से ह्यूज इंपोर्ट करते थे PL 480 के तहत अंतर्गत अमेरिका से, और वो भी ऐसी गेहूँ का इंपोर्ट करते थे जो खाने लायक भी शायद ना हो, लेकिन हम खाते थे। और उसके बाद हरित क्रांति आई। हरित क्रांति का योगदान ये है कि देश में अनाजों का भंडार भर गया। आज के दिन में आप सोचिए कि आज़ादी के समय में 1950-51 में हम सिर्फ 51 मिलियन टन के आसपास फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारा होता था। आज हम 296 मिलियन टन भी क्रॉस कर चुके। इसी तरह से अगर कोई भी कमोडिटी देखे तो डिमांड सप्लाई सिचुएशन हमारा ऐसा है कि हर एक कमोडिटी में हम करीब करीब आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ रिलायंट हैं। और एक आध कमोडिटी को छोड़ दीजिए, जैसे खास करके तिलहन है, एडिबल ऑयल्स है, उसमें हम अभी भी इंपोर्ट करते बाहर से, लेकिन बाकी कमोडिटीज में हमने काफ़ी प्रोडक्शन बढ़ाया। लेकिन ये सारे प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर होने के बावजूद भी किसानों के हालत में खास सुधार आपको देखने को नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। रेट ऑफ रिटर्न जो है, इनपुट कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, रेट ऑफ रिटर्न घटते जा रहा है। फार्मर्स का एवरेज इनकम इतना लो है कि वो सेविंग नहीं कर पाते, और इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फार्मर्स के द्वारा हो वो नहीं हो पाते। साथ साथ ऐसे हालत में रहने के बावजूद भी किसानों के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जिट स्ट्रेटेजी जैसा होता है कि भाई चलो खेती बाड़ी से दूर होकर कोई बाहर दूसरा काम कर ले, नॉन फार्म सेक्टर में कोई अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले, उसकी भी गुंजाइश दो कारणों से नहीं है। एक तो विलेज लेवल पे जो एजुकेशन की क्वालिटी है, क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल नहीं पाता, और जिसके चलते उनको नौकरी नहीं मिल पाती। और आज अंग्रेज तो चले गए, लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी अगर आपको अच्छी अंग्रेजी नहीं आती तो आप अच्छे स्कॉलर नहीं होते और अच्छी नौकरी आपको नहीं मिल सकती। ये हमारी एटीट्यूड सिलेक्शन कमेटी की होती है। इन जनरल में कहूँ, एक आध एक्सेप्शन आपको होगा, तो बड़ा मुश्किल से हम तो अपने को लक्की मानते हैं कि कैसे कैसे उस हालत में रहते हुए भी, वैसे मतलब एनवायरनमेंट में रहते हुए भी यहाँ तक पहुँच गए। तो शायद पता नहीं इसके लिए मैं किसको रिस्पॉन्सिबल कहूँ, गुड लक कहूँ या फिर अपना मेहनत कहूँ या जो भी कहिए। लेकिन ये है कि ज़्यादातर यही देखा गया है कि उनको एग्रीकल्चर में तो हालत ख़राब है ही, लेकिन फार्मर्स के बेटे बेटियों को नॉन फार्म सेक्टर में खास करके क्वालिटी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट का जहाँ तक गुंजाइश है वो नहीं मिल पाता, एजुकेशन और स्किल या ट्रेनिंग वगैरह उस तरह के नहीं होने के कारण। दूसरा है कि रूरल एरियाज में जिस तरह का नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट वगैरह होना चाहिए था, जैसे और देशों में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस में हुआ, खास करके चाइना का एग्जाम्पल मैं दूँ, वियतनाम का एग्जाम्पल दूँ, जहाँ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन तो हुआ, साथ साथ ही ये था कि हर एक एग्रीकल्चर फैमिली से एक आदमी कम से कम नॉन फार्म सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में हो चाहे इंडस्ट्री सेक्टर में, वो एम्प्लॉयड हुए, और जिसके चलते ओवरऑल फैमिली इनकम, एग्रीकल्चर फैमिली इनकम बढ़ा। और उससे थोड़ा सा उसमें प्रॉस्पेरिटी आई तो उससे फिर फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, सर्विस सेक्टर बढ़ा, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ। वो जो लिंकेजेस है उस तरह का एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस और ओवरऑल फिर फर्दर एक्सीलरेशन इन ग्रोथ, वो हमारे यहाँ संभव नहीं हो पाया। और क्योंकि हमने जो डिफरेंसेस है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का या रूरल अर्बन का, उसको हमने बढ़ावा दिया आई शुड से, हमारे गलत पॉलिसियों के कारण। और हम जो ग्रोथ देख भी रहे हैं तो सस्टेन नहीं हो पाता है। क्या कारण है? आज के दिन में भी आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल लेवल पे लोग कहने लगे कि जब तक आप एग्रीकल्चर को रिवाइटलाइज नहीं करेंगे, रूरल इनकम्स बढ़ाएंगे नहीं किसी भी तरह से, क्योंकि अभी भी काफ़ी संख्या में लोग रूरल एरियाज में ही रहते हैं और काम भी करते हैं। तो उनकी इनकम जब तक बढ़ाएंगे नहीं तो सर्विस सेक्टर में या इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में खास करके जो आपको डिमांड
में स्लो डाउन आया है उसको रिकवरी के लिए अभी आपके पास कोई चारा नहीं है इसके बिना कि आप रूरल इनकम्स को बढ़ाएं। और रूरल इनकम्स में बेसिकली आता है कि एग्रीकल्चर इनकम्स को ही बढ़ा देना है, क्योंकि नॉन फार्म इनकम जो है रूरल एरियाज में है वो भी अभी अनऑर्गेनाइज्ड ही मोस्टली इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होता है, वो उसको भी हम ऑर्गेनाइज्ड हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में नहीं रखता है। इसी कारण से आपने देखा होगा, आपको एक एग्जाम्पल दूँ, अभी रिसेंटली 2016-17 में नाबार्ड ने एक रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे किया, ऑल इंडिया सर्वे, काफ़ी ह्यूज सैम्पल साइज था, और उसमें बताया गया कि एवरेज फार्मर्स का जो मंथली इनकम है वो एवरेज बता रहा हूँ पूरा कंट्री का, उसमें पंजाब भी इंक्लूडेड है और बिहार भी इंक्लूडेड है, यूपी भी इंक्लूडेड है, जिसका एवरेज मंथली इनकम सिर्फ 8,900 रुपये है। और खास करके यूपी बिहार के फार्मर्स का अगर इनकम मंथली इनकम देखे एक हाउस होल्ड का, एक वर्कर का नहीं, हाउस होल्ड इनकम का जो है वो सिर्फ 6,000 के आसपास का है। और पंजाब वगैरह में थोड़ा सा ज़्यादा है, 23,000, कहीं 18,000, हरियाणा में इस तरह से है। तो अभी भी आप सोचिए कि 6,000 अगर आपका मंथली इनकम है, जैसे मैंने कहा बिहार और यूपी में, तो ऐसे हालत में क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देगा? गांव में तो फैसिलिटीज है ही नहीं। वो जब बाहर शहर में जाएंगे या शहर में रहेंगे, उनका खर्चा आप सोच सकते, अपना नॉर्मल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही ढंग से मीट नहीं कर पाते, जिस तरह से चीज़ों का दाम बढ़ा हुआ रहा। तो ऐसे मौके पे उनको कहेंगे उन बच्चों को अपना किसी शहर में भेजे और अच्छा पढ़ाई का उनका व्यवस्था करे, वो तो हो नहीं सकता, और ये हुआ नहीं, और जिसके चलते एक परपेचुअल जो विशियस सर्कल है, क्या कहते हैं, पॉवर्टी का और इंडेटेडनेस का, वो बना रहा। और किसान का बच्चे तो आजकल और भी प्रॉब्लम क्या हो गया कि थोड़ा बहुत अगर उस तरह का गांव में एजुकेशन ले भी लिया तो ना खेती के लायक रहा और ना मतलब नॉन फार्म सेक्टर में कोई अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले उसके लायक रहा। और नॉन फार्म सेक्टर का जो नाबार्ड का सर्वे है उसमें दिखाता है कि उनका तो इनकम और भी 1,000 रुपये से कम है पर मंथली इनकम, नॉन फार्म जो हाउस होल्ड्स है। एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स का अगर 8,900 है तो उसका 7,800 कुछ ऐसा है। तो कहने का मतलब ये है कि रूरल एरियाज में अभी कोई वैसा एट्रैक्टिव एम्प्लॉयमेंट किसानों के लिए नहीं है। जैसे मैंने कहा कि चाइना और वियतनाम वगैरह में ये कंपलसरी था कि हर एक फैमिली में एक एडल्ट मेंबर कम से कम आउटसाइड एग्रीकल्चर, चाहे फार्म इंडस्ट्री में हो या आपके सर्विस सेक्टर में हो, एम्प्लॉयमेंट होगा, जिससे क्या होता था कि ओवरऑल फैमिली इनकम में बढ़ोतरी होती और वो एक समृद्धि के पथ पर रहते। फिर ये भी आपको देखने को मिला होगा कि इस इंडिपेंडेंस पीरियड में हुआ क्या कि इनकम इनइक्वालिटी, रूरल अर्बन इनकम इनइक्वालिटी जो है वो बढ़ते ही गया। और अर्बन एरियाज में तो खास करके कुछ ऐसे लोग हैं जो 1% ऐसे इनकम अर्नर्स हैं जो 30% से ऊपर, 31 और 32% करीब इनकम का मालिक हैं, अर्न करते हैं। और लोअर लेवल पे 50% के पास 11% 12% भी नहीं है। तो ये रिसेंटली काफ़ी हाईलाइट्स हुआ था पीकेटी के पब्लिकेशंस के बाद। और इंडिया में अभी भी हम लोगों ने भी एक इंडिया सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाला 2018, जिसका मेन थीम ही था इनकम इनइक्वालिटी। अब ऐसे जगह क्या मिलता है देखने को, आपको बहुत सारे मिलियनियर्स में मिलेंगे, बिलियनियर्स में मिलेंगे, और एक तरफ एक्सट्रीम पॉवर्टी और इंडेटेडनेस मिलेंगे, उसमें जिसमें लैंडलेस लेबरर्स, मार्जिनल फार्मर्स, उस स्मॉल फार्मर्स का कैटेगरी होंगे। इस एफ्लुएंस को हम एफ्लुएंजा कहते हैं, और उस गरीबी को पोवर्टाइज कहते हैं, एक बीमारी है। इस बीमारी को जब तक आप दूर नहीं करेंगे, इंडिया में सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा नहीं। और इस सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक बात और मैं कहूँ कि पिछले कुछ आंकड़े जो सरकारी आंकड़े हैं, 1995 से लेके 2015 तक के जो आंकड़े हैं, उसमें करीब 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की। और ये आत्महत्या ट्रेडिशनली तो कई जगह लोकेटेड होते थे, विदर्भ रीजन, खास करके महाराष्ट्र के, कुछ केरला के पॉकेट्स थे, कर्नाटका में थे, आंध्रा में थे कॉटन ग्रोअर्स। अब पंजाब, जिसको हम प्रॉस्परस कहते हैं, रिलेटिवली उनका हालात
बिहार यूपी के से तो बेटर है, लेकिन वहाँ भी लोग आत्महत्या करने लगे किसान। तो ये है हमारा क्राइसिस का एक स्वरूप, जिसको हमें जानना और एड्रेस करना जरूरी है। फिर हम जब अपने देश का पर वर्कर इनकम भी देखें या पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी देखें खेत एग्रीकल्चर का, तो अभी भी कुछ एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन में वो भी हमारे से बाद ही करीब करीब इंडिपेंडेंट हुआ। अगर साउथ कोरिया का देखें, साउथ कोरिया ने तो एक्चुअली 1960 के बाद ही उनका डेवलपमेंट पाथ शुरू हुआ। हम 1950 से ही हमने 51 से ही हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू कर दिया था। प्लान्ड ग्रोथ के बावजूद भी हमने एग्रीकल्चर को जहां पहुंचाना चाहिए था वो पहुंचा नहीं पाए, जिसके चलते ओवरऑल डेवलपमेंट भी पीछे रहा। मतलब मैं ये कहूँगा, साउथ कोरिया में एक एवरेज एग्रीकल्चर वर्कर का इनकम करीब $26,000 है और हमारा $1,000 है। तब सोच सकते कि डिफरेंस कितना है। और ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ उसको जानना ज़रूरी है, लेकिन इतना टाइम नहीं होगा, मैं उस पर डिटेल्स नहीं में जाऊँगा नहीं। लेकिन एक प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होता है, एक डेवलपमेंट प्रोसेस में डिफरेंट सेक्टर्स का एक लिंकेजेस होता है, लिंकेज इफेक्ट होता है। उसको हमने मेरे हिसाब से ध्यान नहीं दिया सीरियसली। और कई कंट्रीज से अभी अगर हम देखें तो पीछे हैं काफ़ी। हमारे पड़ोसी से भी कई मामलों में, माल न्यूट्रिशन के मामले में खास करके अभी पिछले 2 हफ्ता पहले ही एक वर्ल्ड हंगर रिपोर्ट निकला, जिसमें दिखाया गया कि इंडिया जो है 107 में से 90 कंट्रीज में से उनका पोजीशन है 94। ये हंसने की बात नहीं है, ये एक्चुअली शर्म की बात है कि अभी भी हम अपने को एक्सट्रीम माल न्यूट्रिशन से अलग नहीं कर पाए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का रिपोर्ट अभी जो आया उसमें भी बताया गया कि इंडिया में फूड प्रोडक्शन का प्रॉब्लम नहीं है, फूड एक्सेस का प्रॉब्लम है। परचेजिंग पावर लोगों के हाथ में नहीं है। एक क्लास ऐसे हैं, खास करके मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर्स, इनके हाथ में ऐसा इनकम नहीं है कि वो अपने को न्यूट्रिशियस फूड का जो रिक्वायरमेंट है उसको ये कर सके, पूरा कर सके। और 2030 में जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं कि एलिमिनेट पॉवर्टी, एलिमिनेट हंगर, उससे हम, मुझे नहीं लगता है कि अगर इस तरह से हम रहे और इस हमारी प्रगति की जो दर है, विकास का दर है, वो अगर ऐसे ही रहा तो, और पैटर्न, अगर विकास का पैटर्न जो है वो अगर ऐसे ही रहा तो हम उस गोल को पूरा कर सकेंगे। क्योंकि जब तक रीजन स्पेसिफिक और टारगेट ग्रुप स्पेसिफिक आपके पास कोई प्रोग्राम्स खास नहीं होगा, अब जैसे हम कहते हैं, जानते हैं, अब पॉवर्टी कंसंट्रेटेड है बिहार में, यूपी के कुछ रीजन्स में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, तो आप उसके लिए जब तक कोई स्पेशल प्रोग्राम्स आप नहीं लेंगे, स्पेशल फोकस नहीं होगा, रिसोर्स जुड़ा के वहाँ तक पहुँचाएंगे नहीं और कुछ डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू नहीं करेंगे, उसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर सारे चीज़ होंगे, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम मतलब आगे कुछ बहुत बढ़ पाएंगे। कारण है कि आपने गुन्नार मिडल को अगर पढ़ा होगा या बाद में अभी पिकेटी भी उसी लाइन पे बात करते हैं कि जब इस तरह की इनइक्वालिटी बढ़ती है तो एक स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इफेक्ट्स होता है। आप कितना भी भागने का आगे कोशिश करेंगे, आपको हम भागने नहीं देंगे, पीछे खींचेंगे। तो ये जो अंडर डेवलपमेंट कुछ एरियाज में है या कुछ लोगों में है, वो आपको पीछे खींचेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो पॉलिसीज है वो होनी चाहिए थी, जो अभी तक मेरे हिसाब से नहीं हो पाया। रिसेंटली अगर हम देखें, खास करके पिछले 6-7 साल का, मोदी जी जब आए तो लोगों में काफ़ी उत्साह हुआ कि अब किसानों का हालात में सुधार होगा, क्योंकि उनके बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कई बातें कही गई थी और उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की। उन्होंने, पहली बात तो आपको बता दूं, 2016 में आपने देखा होगा कि एक स्कीम लाया गया जिसको कहा गया कि फार्मर्स के इनकम हम 2022 तक डबल करेंगे, रियल टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं, रियल टर्म्स में। तो ये सोच ही कि हम किसानों का इनकम में बढ़ोतरी की ज़रूरत है और इसको हम डबल करेंगे 6-7 साल में, तो एक बहुत बड़ी बात थी। साथ साथ एक और क्या किया गया कि पहले से डिमांड था, स्वामीनाथन
कमीशन की तरफ से ही उस समय कि एमएसपी को जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो दिया जाता है उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए और उसको कॉस्ट प्लस 50% मार्जिन दिया जाए। तो रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि जो न्यू एमएसपी है अभी वो प्रेजेंटली A2FL कॉस्ट जिसको हम कहते हैं बेसिकली ऑपरेशनल कॉस्ट है और ऑपरेशनल कॉस्ट के ऊपर 50% मार्जिन दे के फिक्स किया जाता है। अभी हमारे टाइम में जो होता था वो थोड़ा सा और डिफरेंट होता था, लेकिन अब जो है वो बढ़ा दिया गया और एक कारण था कि किसानों का इनकम में इससे बढ़ोतरी होगी और किसान फिर अपने जो जिस दलदल में फंसे हुए हैं उससे निकलेंगे। तीसरी बात थी कि एक सपोर्ट के रूप में अपने अभी 2-3 साल से देखा होगा, इलेक्शन से पहले ही जनरल इलेक्शन से पहले ही फरवरी में ही ये चीज़ हो गया था कि एक पीएम किसान बोल के स्कीम लाया गया। पीएम किसान में था कि हर एक किसान फैमिली को 6,000 रुपया एनुअली 3 इंस्टॉलमेंट पे, खास करके ध्यान में रखते हुए कि उसके सोइंग सीजन वगैरह को, कि उससे पहले एक इनपुट वगैरह अडोप्ट करने में या यूज़ करने में या टेक्नोलॉजी एडोप्शन के लिए कोई कॉन्स्टेंट ना हो तो इतना पैसा उनको दिया जाए। तो 2-2 हज़ार का इंस्टॉलमेंट बेसिस पे 3 इंस्टॉलमेंट में साल में 6,000 रुपया का हर एक फार्म फैमिली को देने की बात हुई और डायरेक्ट उनके बैंक ट्रांसफर में। उसमें दिक्कत ये है कि जिनका लैंड रिकॉर्ड प्रॉपर नहीं है उनको नहीं मिला। ये भी हुआ कि टेनेंट फार्मर्स जो कि लीगली नहीं है, रिकॉर्डेड नहीं है, उनको भी नहीं मिला। वुमेन फार्मर्स कुछ थे उत्तराखंड वगैरह में जो उनके मेल मेंबर्स कहीं दूर दूर प्रांत में चले गए हैं और वो मतलब उनका एक्सेस फार्मिंग में नहीं है, लेकिन लोकल लेवल पे वुमेन जो हैं घर के महिलाएं वो फार्मिंग करती है, लेकिन क्योंकि उनके नाम से ज़मीन है उनको भी नहीं मिला। तो बहुत सारे चीज़ें हुई, लेकिन सरकार का ये नियत था कि उसको मतलब सारे फार्मर्स को इससे कवर किया जाए। इसी तरह से पीएम फसल बीमा योजना, एग्रीकल्चर जैसे आप जानते हैं कि खास करके रिस्की ऑक्यूपेशन है, खास करके वेदर रिस्क, ड्रॉट और फ्लड, साइक्लोन, पेस्ट अटैक ये सब बढ़ते ही जा रहा है। पिछले कई सालों से और भी ज़्यादा हो गया, खास करके क्लाइमेट चेंज की कंडीशन जो हमने देखा होगा उससे ये सब इंसिडेंट्स जो है बढ़ते जा रहा है। इससे कोशिश किया गया कि इस तरह के पीएम फसल बीमा योजना के द्वारा कम से कम प्रीमियम लेके किसानों से सरकार सब्सिडाइज करे और क्या कहते हैं अगर कोई ऐसा इंसिडेंट्स होता है तो उनको रिलीफ के रूप में दे, जिसको इंडेमनिटी कहते हैं, जो लॉस हुआ उसको कॉम्पेंसेट करे। तो एक अच्छा पहल हुआ। और इसी तरह से किसान में कृषि सिंचाई योजना में भी इरिगेशन पे भी काफ़ी एम्फेसिस रहा, खास करके इरिगेशन यूज एफिशिएंसी कैसे बढ़ाया जाए, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा, स्प्रिंकलर इरिगेशन के द्वारा, खास करके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स वगैरह में, और उसको सब्सिडाइज रूप में कैसे एक्सटेंड किया जाए हर खेत में, हर खेत को पानी। आपने देखा होगा तो जो स्लोगन था बेसिकली ये सब हुआ। रिसेंटली आपने ये भी देखा होगा कि पिछले कई महीने पहले, इनफैक्ट 1-2 महीना हुआ, न्यू फार्म लॉज पास हुआ। ऑर्डिनेंस तो हो गया था आपके जून में ही, जून 5 को ऑर्डिनेंस 3 बिलों के लिए हुआ और अब वो कानून भी बन गए। वो कानून जो है वो किस तरह का है, एक है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए हुआ कि किसानों को कोई भी कंपनी, चाहे होलसेलर्स हो, चाहे लार्ज रिटेलर्स हो, चाहे एग्रो प्रोसेसिंग कंपनी हो, एग्री एक्सपोर्ट कंपनी हो, वो सारे किसानों के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करके एक प्री एश्योर्ड प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट करे और उनको खरीदे। इसमें क्या हुआ कि किसानों को एक एश्योर्ड मार्केट मिला का सेंस मिल नहीं गया, ये है कि इसका प्रावधान है उसमें, और प्राइस भी मालूम होगा किसानों को किस प्राइस में वो बेचेंगे। एक नेगोशिएबल प्राइस होगा, वो किसान और कंपनी मिलकर तय करेंगी। और किसी कारण से अगर मार्केट प्राइसेस में कुछ फ्लक्चुएशंस हुआ तो ये है कि एक पर्टिकुलर रेफरेंस प्राइस होगा जो मतलब डिटरमिन करेगा कि उस प्राइस पे किसान का माल जो है जो कंपनी है वो खरीदेगी। तो एक ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि आपका कैसे फार्मर्स का प्रोड्यूस को मार्केटिंग एंड कॉमर्स में प्रमोशन मिले, खास करके
उनके जो एग्री एक्सपोर्टर्स हैं या प्रोसेसर्स हैं लार्ज स्केल में मार्केट में आए, प्राइवेट मार्केट खोले और प्राइवेटली आउटसाइड मंडी जो है उसमें खरीदें, और इसमें प्राइवेट मंडीज और प्राइवेट गवर्नमेंट के जो मंडीज है पीएमसीज हैं उसमें कंपटीशन हो और किसानों को अच्छा प्राइस मिले, ये ऑब्जेक्टिव था उसका। तीसरा था कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हमने 1955 में जो पारित किया था, उसमें बहुत सारे क्लॉजेस ऐसे थे कि इंटर स्टेट इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट्स जो है एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को नहीं हो पाता था, और कई कारणों से गवर्नमेंट कभी भी किसी सिचुएशंस में उसको इन्वोक करती थी और रिस्ट्रिक्ट कर देती थी उसका मूवमेंट। अब जब पूरा देश एक नेशनल मार्केट की ओर सोच रख रहे हैं कि ये कहीं भी कोई प्रोड्यूस करता है तो देश के किसी भी कोने में बेच पाएँ और अच्छा दाम उससे उनको मिले, तो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया कि कोई भी इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट जो बैरियर है, रिस्ट्रिक्शंस है, वो नहीं रहेगा, और प्राइवेट मंडी जो आउटसाइड एपीएमसी होंगे वहाँ जो मार्केट फीस वगैरह देना पड़ता है एपीएमसीज में, वो नहीं देना पड़ेगा। मार्केट फीस कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है, आप अगर मार्केट फीस रूरल डेवलपमेंट सेस वगैरह सब कुछ मिलाए तो 12-13% पंजाब वगैरह में हो जाता है। इसी तरह से हरियाणा में भी 11% है, कई स्टेट्स में आंध्रा वगैरह में 7% है, कहीं 6% है, कई स्टेट्स में थोड़ा कम भी किया है, 3%, 4%, 2% भी है। लेकिन कुछ स्टेट्स जहाँ खास करके प्रोक्योरमेंट वगैरह होता है वहाँ तो मार्केट फीस जो है ज़्यादा है। अब ये कहा गया कि प्राइवेट प्लेयर्स नाउ अभी प्राइवेटली आप एपीएमसी के बाहर खरीदेंगे, उनको कोई इस तरह का फीस नहीं देना पड़ेगा, और फीस नहीं देने से क्या होगा कि वो किसानों को ज़्यादा दाम भी दे पाएंगे। ये एक फिलॉसफी की बात है। अब आपने ये भी देखा होगा रिसेंटली कि किसानों में अब आंदोलन शुरू हो गया, खास करके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस सब में तो ये हो गया कि किसानों में कि एमएसपी हटाने की बात हो रही है। अब प्राइवेटाइजेशन मार्केट की अगर हो गई और खास करके उनको मंडी फीस देना नहीं पड़े तो सरकारी मंडी में कोई जाएंगे ही नहीं। सरकारी मंडी जब बंद हो जाएगा तो सरकारी मंडी प्राइवेट प्लेयर्स को बेच दिया जाएगा, और प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो उसके मालिक होंगे, और धीरे धीरे मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी ऐसा आएगा कि फार्मर्स को फिर एक्सप्लॉइट करना शुरू करेगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कई लोग जो है अभी देखा होगा कुछ किसान लीडर्स कई जगह आंदोलन में हैं, अभी भी हैं, अभी नहीं ख़त्म हुआ। उस पर हम टाइम होगा तो थोड़ा फिर चर्चा करेंगे, लेकिन ये उनके दिमाग में एक शक पैदा हुआ। लेकिन अभी टाइम कितना है दलीप जी? अभी टाइम है, आप 15 मिनट बोल सकते हैं। बस नहीं, आधा घंटा भी बोल सकते हैं, समय है मेरे पास, समय की कमी नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। आप अपनी सुविधा से बोलें, बाद में 10 मिनट में हम डिस्कस करेंगे लोगों की बात। ना ठीक है, ठीक है, लोग इम्पेशेंट ना हो जाए, चले ना जाए कि क्या। नहीं 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 नहीं, नहीं। चलिए ठीक, काफी इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं जी। और अभी अगर फिर से हम दोबारा लौटे कि ये जो किसान संकट की हम बात कर रहे हैं उसका कारण क्या है, तो सबसे पहला कारण हम ये बताएंगे आज के दिन में भी अगर इतने सारे प्रॉस्पेरिटी के बावजूद भी, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन या बाकी कमोडिटीज़ में भी उसके बावजूद भी, हमें एक्सपोर्ट्स भी हम काफ़ी भारी मात्रा में कर रहे हैं आज के दिन में, उसके बावजूद भी किसानों का हालात क्यों ख़राब है? तो एक कारण तो आपको जरूर देखने को मिलेगा कि पॉपुलेशन प्रेशर एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा है। अभी भी एग्रीकल्चर का शेयर जो जीडीपी में है वो तो करीब 15-16 के आसपास होता है, कई सालों से इसी तरह का ही चल रहा है। एक साल तो 14% भी हुआ, लेकिन अभी भी वर्कफोर्स का जो पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर में वो काफ़ी हाई है। अभी लेटेस्ट जो 2017-18 का आंकड़े हैं उसके हिसाब से 44% ओवरऑल वर्कफोर्स का और 59% ग्रामीण वर्कफोर्स का जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है। दैट मीन्स एग्रीकल्चर को उसका बर्डन उठाना पड़ता है। बर्डन इसलिए कहूँ कि वो उसको इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट हम नहीं कहते, वो कहीं कुछ और है ही नहीं, इसलिए खेती बाड़ी में जुड़े हुए हैं। वो एक किस्म का डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो हम कहते हैं या अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, वहाँ वो स्थिति में है। अगर वो लोग को बाहर कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल जाएगी, अच्छा काम मिल जाएगा, वहाँ ज़्यादा इनकम होगा तो चले भी जाएंगे,
और फिर भी एग्रीकल्चर के हालत में बल्कि सुधार ही होगा, कोई कमी आएगी नहीं। तो ये सिचुएशन है। दूसरा, आपने ये भी देखा होगा पिछले मेरे ख्याल से 1980s में थोड़ा सिचुएशन फेवरेबल था, उसके बाद से ओवरऑल एग्रीकल्चर टर्म्स ऑफ ट्रेड ज़्यादातर इस सालों में अनफेवरेबल ही रहा, एग्रीकल्चर के खिलाफ ही रहा। दैट मीन्स फार्मर्स चाहे इनपुट के लिए हो, फर्टिलाइजर हो या इरिगेशन के खर्चा हो या बाकी जो भी चीज़ें इनपुट्स डालते हैं, सीड हो, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। और इसी तरह से जो वो दूसरे कंजम्पशन के लिए भी जो दूसरे सेक्टर से खरीदते हैं चीज़ें, उस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और उतना इनकम उनको एग्रीकल्चर से नहीं मिल पा रहा है। ओवरऑल जो एग्रीकल्चरल टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो फार्मर्स के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द ईयर्स में मैंने जैसे कहा एक अनफेवरेबल ही रहा। और ख़ास करके ढंग से अगर कैलकुलेट करें, ये बात मैं दोबारा चाहता हूँ, सरकार के तरफ से जो कैलकुलेट करते हैं वो आंकड़े ठीक नहीं है। होलसेल प्राइस के बेसिस पे करें, होलसेल प्राइस का बेनिफिट किसानों को इन जनरल नहीं मिल पाता। फार्म हार्वेस्ट प्राइस से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इन्वेरिएबली आपको मिलेगा कि एग्रीकल्चर टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल है। होलसेल प्राइस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कभी कभी दिखता है, वो भी हर साल नहीं दिखता। तो इनपुट कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, रिटर्न्स आ नहीं रहा है, प्राइस मार्केट प्राइसेस बहुत फ्लैक्चुएट करता है। और डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पास एमएसपी है, एमएसपी मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में एमएसपी में चूँकि प्रोक्योरमेंट होता नहीं, परचेज होता नहीं, इसलिए फार्मर्स को बेनिफिट नहीं मिल पाता। एक व्हीट और राइस, और वो भी पंजाब हरियाणा को छोड़ दें, मध्य प्रदेश को छोड़ दें, और राइस के केस में खास करके छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को भी थोड़ा ले लें, आंध्रा को ले लें, बाकी स्टेट्स में तो नाम मात्र के लिए आई मीन प्रोक्योरमेंट होता है। अभी बिहार गवर्नमेंट को कहें तो कहेंगे हमारे पास तो परचेज सेंटर्स ही नहीं है। तो किसने आपको मना किया सेंटर्स खोलने में? पंजाब में कुछ हो या ना हो, कम से कम सरकार इंटरेस्ट तो लेती है, सरकार किसानों का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो करती है। आप क्यों नहीं करते? आपको मना किया किसी ने? किसी ने नहीं मना किया। ये आपकी इच्छा शक्ति की कमी है और आपने कभी कोशिश उस तरह से नहीं किया या उसका नीड को फिल नहीं किया कि किसानों को इस तरह का कोई बेनिफिट दिया जाए सब्सटेंशियली। आप अभी भी आपके भंडार जो है पंजाब हरियाणा के गेहूं से और चावल से भरे रहते हैं। नया कोई भंडारण आपने बनाया नहीं, कोई उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया नहीं, और इसीलिए कुछ होता नहीं। तो जो भी है, कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम होगा, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उनके हम पॉलिटिक्स में नहीं जाते। हम किसी भी सरकार के लिए कहते हैं, पहले भी ऐसे ही रहा और अभी भी वही हाल है। अनफॉर्चुनेटली हम जहाँ थे वहीं हैं, और इसीलिए संकट पहले भी था और अभी भी है। एग्रीकल्चर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि धीरे धीरे एग्रीकल्चर में रिस्क जो है वो बढ़ते जा रहा है। रिस्क दो कारण से, एक तो मार्केट फ्लैक्चुएशन, एक तो ग्लोबलाइजेशन के चलते हुआ क्या कि हमारा मार्केट जो है इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड हो गया। तो अगर ग्लोबल लेवल पे रिसेशन है तो हमारे यहाँ भी रिसेशन शुरू हो जाता है। पिछले कई सालों में आपने देखा, पिछले 5-6 सालों में, इस अभी तो थोड़ा कुछ चीज़ों का दाम एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का बढ़ा हुआ है, लेकिन उससे पहले तक जो है, कई महीने पहले तक भी मैं कहूँगा कि पिछले 4 साल तो फार्म प्रोड्यूसर्स जो है काफ़ी लो प्राइसेस में बेचा गया। एवरेज इवन होलसेल प्राइस इंडेक्स भी देखे तो काफ़ी लो था एज कम्पेयर टू जो 4-5 साल पहले था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रिस्क है कि अभी हम प्रोड्यूस करते जा रहे हैं और दाम हमें मिलेगा नहीं मिलेगा उसका एक अनसर्टेनिटी है। और उसका इस कॉन्टेक्स्ट में भी मैं और बोलना चाहूँगा, पहले तो सरकार कोशिश करती थी कि कम से कम इन प्रिंसिपल उनके पास ये है कि कभी भी अगर मार्केट प्राइस कहीं भी किसी एग्रीकल्चर कमोडिटी का मार्केट प्राइसेस फॉल करे तो सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे हो तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि सरकार उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदे और मार्केट प्राइस को स्टेबलाइज करे। कोई जरूरी नहीं कि सारी चीज़ खरीदें, थोड़ा सा भी खरीदने का 5% 10% भी, तो मार्केट प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगा, किसानों को अपने मार्केट में भी अच्छा दाम मिलेगा। लेकिन किसान ने एक्सपीरियंस जो किया है कि जहाँ सरकार चाहे नाफेड के द्वारा हो चाहे एफसीआई के द्वारा हो, कहीं अगर इस तरह का इंटरवेंशन नहीं हुआ तो उनको मजबूरी से सस्ते दामों पे चीज़ बेचना पड़ा। अभी भी देखा होगा यूपी और आपके बिहार में भी पैडी का जो एमएसपी था उससे हजार रुपया मतलब कम दामों में किसानों को बेचना पड़ा। तो ये तो है दुर्दशा किसानों की। फिर क्लाइमेट चेंज, या जैसे कहा मैंने पहले भी कि फ्रीक्वेंसी ड्रॉट ऑन फ्लैट्स का बहुत बढ़ गया, और
क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, उसको एड्रेस जिस तरह से करना चाहिए वो नहीं किया गया, और अभी भी करने की ज़रूरत है, गुंजाइश है, करेंगे होपफुली गवर्नमेंट। लेकिन मेरे ख्याल से हमारा एफर्ट्स अभी तक इस डायरेक्शन में, चाहे टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक सिचुएशंस में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए कोई न्यू वैराइटीज हो, न्यू फार्मिंग सिस्टम्स की बातें हो, न्यू क्रॉपिंग सिस्टम्स की बातें हो, और उसको डेवलप करने में मदद करे ICR सिस्टम या इवन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, तो वो अभी मेरे हिसाब से बहुत आधा अधूरा है, नहीं है। फिर जो कहा जा गया कई सालों से कि किसान इसलिए गरीब हैं कि हर जगह खाली धान, गेहूँ, ज्वार, मक्का ये सब करते हैं और डाइवर्सिफाई नहीं करते। लाइव स्टॉक करेंगे तो उनका इनकम बढ़ेगा, हॉर्टिकल्चर करेंगे तो उनका इनकम बढ़ेगा, फिशरीज करेंगे तो इनकम बढ़ेगा। लेकिन वहाँ भी देखा गया, जहाँ किया, होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट में एक किस्म का हॉर्टिकल्चर रेवोल्यूशन आया पिछले कई सालों में। अभी अब तो लोगों ने थोड़ा ढीला पड़ गया, लेकिन उससे पहले तक हॉर्टिकल्चर में हर घर में फ्रूट्स लगाओ, ये लगाओ, ट्रीज लगाओ, और अब मार्केट है नहीं, दाम क्रश कर गया। पहले जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स करते थे कुछ तो मिलता था, कम से कम सब्सिस्टेंस के लिए भी था। अब फ्रूट ट्रीज लगाए, फ्रूट्स का दाम है ही नहीं, मार्केट है ही नहीं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, लॉन्ग डिस्टेंस में कैसे लिया जाए, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं है, ना एयरपोर्ट है, ना क्या कहते हैं बसें हैं, ना ट्रैक्स हैं, ना रेलवे हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में फार्मर्स, वहाँ के नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स काफ़ी मार खाए। इसी तरह से बाकी जगह भी आपने देखा होगा, खास करके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में काफ़ी मार खाते हैं। और अब तो सरकार ने अपने पल्लू झाड़ लिया कि एसेंशियल कमोडिटीज, खास करके हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज का जब तक 100% इंक्रीज नहीं होगा तब तक सरकार इंटरफेयर नहीं करेगी वो। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि हुए हैं। अभी आज के दिन में पोटैटो का दाम क्या है आप देख लीजिए, टमाटो का दाम क्या है देख लीजिए, ओनियन का दाम क्या है देख लीजिए, पिछले साल के कंपैरिजन में भी। तो एक तो ये है। दूसरा है कि ये कहा गया कि जो रेस्ट्रिक्शंस है होल्डिंग जो है, अब स्टॉक होल्डिंग किसी भी कमोडिटी पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा, तो उसमें जो खास करके छोटे किसान हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं, जो बाज़ार से ज़्यादा खरीदते हैं, उनके पास सभी के पास तो पोटैटो का भंडार नहीं है या ओनियन प्रोड्यूस करते नहीं, वो जब खरीदते हैं तो उनका तो रियल इनकम गया ना उसमें। नॉर्मली देखा गया कि इन्फ्लेशन जो है, आपको फूड प्राइस इन्फ्लेशन खास करके गरीबों को एडवर्सली इफेक्ट करती है, और एग्रीकल्चर ग्रोथ हो चाहे ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देती। खास करके मॉडरेट इन्फ्लेशन को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा समझा जाता है जनरली, लेकिन हाई इन्फ्लेशन अगर हो तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता है, वो प्रोडक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ख़ास करके एग्रीकल्चर फार्मर्स जो है, फार्मर्स से प्रोड्यूसर्स थोड़ो हैं, फार्मर्स तो कंज्यूमर्स भी हैं। मेजोरिटी फार्मर्स अपना ठीक है जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें आप कहिए कि उसके पास सरप्लस होगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ तो बाजार से ही खरीदते हैं। तो एक सिस्टम हो जिसमें मार्केट प्राइसेस मार्जिनली उसमें ग्रोथ हो, अपवर्ड ट्रेंड रहे, नुकसान किसानों को ना हो, कंज्यूमर्स को भी एफोर्डेबल प्राइस में चीज़ें मिले, इससे एक ओवरऑल फार्मर्स का भी वेलफेयर होगा और ओवरऑल लोगों का भी वेलफेयर होगा। लेकिन इस पे भी बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में ध्यान नहीं दिया गया। तीसरी बात और कहूँगा कि आज के दिन में काफ़ी जगह टेनेंट्स के द्वारा कल्टीवेशन होता है। एवरेज बिहार में कहा जाता है कि NSSO का डेटा के हिसाब से 21% एरिया जो है इनफॉर्मल वे में जो टेनेंट्स हैं वो कल्टीवेट करते हैं। लेकिन इनफॉर्मल टेनेंट्स का प्रॉब्लम क्या है? दो प्रॉब्लम है। एक तो है कि टेनेंट कल्टीवेटर्स को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं मिलती, PM किसान भी नहीं मिलता, डिजास्टर रिलीफ भी नहीं मिलता, जिसके चलते उनका इनपुट यूज लो रहता है और प्रोडक्टिविटी लेवल पे लो रहता है। तो एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ में, और उस तरह का क्लास के टेनेंट फार्मर्स जो हैं
मोस्टली तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ही हैं, तो उनको दिक्कतें आती हैं अपना अपवर्ड मूवमेंट में या मोबिलिटी में। तीसरा है जो ज़मीन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के दिन में कि किसी अगर लीगली टेनेंसी अलाउड हो तो शायद किसी दूसरे को ज़मीन कल्टीवेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन दे देंगे और ज़मीन से कुछ रेंट लेंगे और अपना दूसरा काम में उसको लगाएंगे और दूसरे काम पकड़ेंगे, चाहे एम्प्लॉयमेंट के रूप में हो चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में हो, और उनका इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन अभी क्या देखा गया कि देश के अंदर करीब 25 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन अभी पड़ती है जिसको फैलो लैंड कहते हैं, और उसका कारण वो अगर कानून हम व्यवस्था हमारा ठीक होता टेनेंसी लॉज तो शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन टेनेंसी लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आपने अगर 12 साल तक किसी ज़मीन को कंटिन्यूसली कल्टीवेट कर लिया तो ज़मीन आपकी हो जाएगी। कोई ज़मीन के मालिक आप आज के दिन में वो ज़मींदार तो है नहीं जिस ज़मींदारी की बात फ्रीडम मूवमेंट में जिक्र होती थी, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस इंटरमीडिएट एवोल्यूशन की बात हुई थी। अब वो ज़मींदारी नहीं है। अब ठीक है कुछ लार्ज लैंड ओनर्स हैं लेकिन उनके हालात भी अगर आप देखें तो बहुत खराबी है, और वैसे सिचुएशन में उनको भी अपवर्ड मोबिलिटी नहीं मिल पाता और टेनेंट फार्मर्स को भी अपवर्ड मोबिलिटी नहीं पाता। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है टेनेंट फार्मर्स को, कब तक आप उनको कल्टीवेट करने देंगे नहीं देंगे, चूँकि होल थिंग इज इनफॉर्मल अनरिटन। अब हमने नीति आयोग में रिसेंटली एक लैंड लीजिंग एक्ट बनाया था मॉडल, जिसका जो कहा था कि एक ऐसा फ्रेमवर्क हो जिसमें किसी भी लैंड ओनर्स को कोई डर ना रहे ज़मीन किसी को लीज पे देने के लिए। वो कारण क्या है कि जैसे ही ज़मीन का लीज पीरियड खत्म होता है ऑटोमेटिकली ज़मीन लैंडलॉर्ड के पास या लैंड ओनर के पास चली जाएगी। और इसी तरह से जिस पीरियड के लिए आपने एग्रीमेंट किया है कि 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल जितने भी पीरियड के लिए, तो उस पीरियड में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर रहेगा जिसमें टेनेंट फार्मर्स भी इंसेंटिव रहेगा उनको भी कुछ इन्वेस्ट करने के लिए। और जो इन्वेस्ट अगर कुछ किया भी गया तो जो अनयूज्ड इन्वेस्टमेंट है उनको एग्रीमेंट अगर ख़त्म होता है तो आपस भी होगा। तो एक ऐसा व्यवस्था की बातें हमने कही, कई स्टेट्स ने उसको अडोप्ट किया, यूपी ने किया, मध्य प्रदेश ने किया, उत्तराखंड ने किया, महाराष्ट्र ने भी बिल पास किया, उसका थोड़ा प्रेसिडेंट्स के जो एसेंट चाहिए तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा। तो इसी तरह से कुछ स्टेट्स ने किया, पंजाब और उड़ीसा भी अभी कुछ प्रोसेस कर रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन अभी भी बहुत सारे एरिया स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें अभी इसके बारे में कोई सोच ही नहीं है। तो टेनेंट फार्मर्स के हालात में सुधार अगर आप चाहते हैं या लैंड ओनर्स के भी हालात में सुधार चाहते हैं तो इस तरह का एक लीगल रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। खाली एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स करके किसानों का हालात में सुधार नहीं होगा, उसमें बेसिक आपका लैंड लीजिंग रिफॉर्म भी लाना पड़ेगा। आपको इंटीग्रेटेड वे में एक पॉलिसी सपोर्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ किया दूसरी चीज़ किया नहीं किया तो जो भी आप कर रहे हैं उसका बेनिफिट आधा अधूरा रहेगा या मिलेगा भी नहीं। कई बार बिहार में देख लीजिए ना, बिहार में 2006 से मार्केटिंग सोसाइटीज को एबोलिश कर दिया, तो क्या फार्मर्स का कंडीशन बहुत अच्छा हो गया? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, मार्केट्स ही नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई एफर्ट्स ही नहीं है कि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके गोडाउन का, वेयरहाउस का, कोल्ड स्टोरेज का, कोल्ड चेन सिस्टम का, पावर थोड़ा सा इम्प्रूव किया रिसेंटली। तो इस सारे चीज़ों पे ध्यान जब तक आप नहीं देंगे तो वहाँ के किसान का मार्केट लेड ग्रोथ में जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं हो पाएगा, मार्केट से बेनिफिट्स उसको मिलेगा नहीं, और जिसके चलते गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, मार्केट में उसका पार्टिसिपेशन होगा नहीं, वो तो फिर वही गांव के उसी अंधेरे में घूमते रहेंगे और उस संकट में घिरे ही रहेंगे। तो एक ये है। दूसरा है कि जैसे पहले मैंने कहा कि रूरल यूथ अगर थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं तो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता आउटसाइड कहीं भी। तो अनएम्प्लॉयमेंट का जो है इस को तब अप होगा कि लोकल लेवल पे इंडस्ट्रीज खोलें, ग्रोथ सेंटर्स खोलें, फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। फिजिकल मतलब जैसे मैंने कहा कि रोड्स हो, मार्केट्स हो, पावर हो, बैंक्स हो, आपके वेयर हाउस हो, कोल्ड स्टोरेज हो, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, वो डेवलप करें। और साथ साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लोकल लेवल पे हो, खास करके फूड प्रोसेसिंग, एग्रो प्रोसेसिंग वगैरह प्रोसेसिंग का। इवन बिहार जैसे स्टेट में भी ह्यूज स्कोप है, पंजाब में तो है ही, पंजाब में भी नहीं कर पा रहे उस हिसाब से जितना होना चाहिए। कुछ अभी आए हैं ITC वगैरह, वहाँ कुछ कर रहे हैं इन्वेस्ट, लेकिन बिहार में तो अभी भी उस तरह का कुछ नहीं है। हम
कब से मैंगो, लीची और भी जो जिस फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन का है, ह्यूज क्वांटिटीज में होता है तो है कि नहीं होता, लेकिन प्राइमरी लेवल पे जो प्रोसेसिंग होके वैल्यू एडिशन हो सकता था, किसानों को उसका फ़ायदा हो सकता था, उसके लिए कोई सोच नहीं हुआ। विलेज लेवल पे ही इस तरह का एक ट्रांसफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, इंडस्ट्रियलाइजेशन के द्वारा और इस तरह से एजुकेशन ट्रेनिंग और के द्वारा जब तक आप इंटीग्रेटेड वे में नहीं करेंगे और पॉलिसीज भी आपका जब तक इंटीग्रेटेड वे में नहीं होगा और कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा, तो आप कुछ भी कहीं टिट्स बिट्स पीस मील वे में कर लें तो इसका फ़ायदा किसानों को नहीं हो पाएगा और किसानी संकट बरकरार रहेगा। मेरे ख्याल से मैं यहाँ समाप्त करता हूँ और आप लोगों का जो भी कुछ इसमें फीडबैक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने काफी कृषि संकट की जो समस्याएं थी सहजानंद सरस्वती के संदर्भ से लेकर के वर्तमान कृषि संकट के संदर्भ में आपने बातें कही, और मुख्य रूप से आज भी जो आपने कृषि संकट की बात कही कि लगभग जो नबार्ड 2016-17 के जो स्टडी के आधार पर लगभग 40% जो नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, इतनी बैंक की सुविधाएं हो गई है, इतनी बैंक के बारे में दी गई बातें कही गई है, लेकिन आज भी किसान इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की ओर दौड़ नहीं रहे हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में ही ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी संकट है। इसके साथ साथ आपने एक संकट के बारे में बोला, वर्कफोर्स का जो प्रेशर है एग्रीकल्चर पर वह काफी है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि का दर भी है हमारा काफी है, अधिक है। जब आप विकसित देशों की बात करते हैं, डेवलप्ड कंट्री की जब बात करते हैं, जहां एग्रीकल्चर के ऊपर वर्कफोर्स का जो है वह 2, 3, 4% से ज्यादा, 5% से ज्यादा नहीं रह पाता है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी औसत 49% वर्कफोर्स जो है वह कृषि पर आश्रित है। तो ऐसे परिवेश में क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और इश्यूज के बारे में आपने चर्चा की, इसके साथ साथ एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात आपने कही, मार्केट रिफॉर्म्स की बात आपने कही। अब एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन में आपने पहले बताया हमारे यहाँ लोग ट्रेडिशनल क्रॉप पर अभी भी ध्यान दे रहे हैं, हमें चाहिए हाई वैल्यू क्रॉप की ओर अग्रसर होना चाहिए, लो वैल्यू क्रॉप को छोड़कर हाई वैल्यू क्रॉप की ओर जाएं, जिससे कि किसानों की स्थिति में सुधार हो सकती है। और इस तरह से आपने काफी विस्तृत रूप से ग्लोबलाइजेशन की बात कही कि हमारा कृषि सफर कर रहा है ग्लोबलाइजेशन के बाद। सहजानंद सरस्वती ने भी इसकी चर्चा किया था अपने चीनी उद्योग में, चीनी उत्पादन के संदर्भ में, क्योंकि उस समय चीनी की कीमत उत्पादन लागत काफी अधिक था। ऐसे परिवेश में उन्होंने आजादी के पूर्व ये बातें कही थी कि यदि चीनी की उत्पादन में लागत अधिक लगता है तो हम और बाई प्रोडक्ट का काम करें, उसके जो मोलेसेस हैं उसका हम स्प्रिट बनाएं, उससे हम जो छिलके हैं उससे कागज बनाएं, उसके जो कचरे हैं उससे खाद बनाएं, वगैरह वगैरह बातें सहजानंद सरस्वती ने कहा था। अब सर हम कुछ लोगों का प्रश्न है, उन प्रश्नों को हम थोड़ा आपके सामने रखना चाहेंगे, आप अपना विचार इस पर देंगे। एक जितेंद्र कुमार भिल्लोरिया हैं, अच्छा, जो सुप्रीम, हमारे जी जी, हमारे हाँ मित्र भी हो। हाँ, आपके मित्र हैं इसीलिए आपसे प्रश्न किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। इनका कहना है कि पंजाब और हरियाणा में के पंजाब और हरियाणा के बनस्पत बिहार और उत्तर प्रदेश में किसानों के इनकम में असमानता बहुत है, इसका मुख्य कारण क्या है और इस कारण से कैसे निजात पाया जा सकता है? अभी बोलूं मैं? हाँ हाँ, बोलते चले। वही बेटर रहेगा एक एक करके फिर। जी 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 एक, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि पंजाब हरियाणा का जो एवरेज हाउस होल्ड इनकम है फार्मर्स का 23,000 है और 18,000 है, और बिहार यूपी का भी 6,000 के आसपास है। इसका कारण मुख्यतः पहले से ही आपने देखा होगा, दो मुख्य कारण हैं। एक तो है कि प्रोडक्टिविटी पंजाब में हरियाणा में ज़्यादा है, 100% करीब करीब पंजाब में इरीगेटेड फार्मिंग है, और उस तरह का जो रिस्क है, खास करके बिहार के कॉन्टेक्स्ट में कहूँगा कि 50% एरिया फ्लड्स में हर साल जूझते हैं और कुछ एरिया ड्रॉट से भी जूझते हैं, गया वगैरह का जो आपका एरिया है। तो ये एग्रीकल्चर का जो रिस्क है या इंस्टेबिलिटी है इनकम की, वो पंजाब हरियाणा में वो नहीं है जो आपके बिहार में है। दूसरी बात ये है कि
मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जैसे मैंने जिक्र किया कि पंजाब हरियाणा में एश्योर्ड है, पैडी या व्हीट उनका मेन क्रॉप्स हैं, और दोनों क्रॉप्स में 100% जितने भी प्रोक्योरमेंट हो वो मतलब किसान मंडी में लाएं, वो खरीदते हैं। तो एमएसपी का सही तरीके से जो इम्प्लीमेंटेशन है वो पंजाब हरियाणा में ही होता है। बिहार में तो नाम के वास्ते कभी कभी मतलब 1000 टन ये वो करके एक आध साल कर लेते हैं। ज़्यादातर जैसे मैंने कहा कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही अभी तक नहीं बनाया, परचेज सेंटर्स ही नहीं बनाया, वेयर हाउस नहीं बनाया। अभी भी पंजाब और हरियाणा के गेहूं बिहार के गोडाउन्स में भरे रहते हैं जो भी अवेलेबल है। तो ये मेन मेरे हिसाब से है। धन्यवाद सर। दूसरा, इन्होंने ही एक प्रश्न रेज किया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय किसान विकास परिषद को क्यों गठन नहीं करती है। ये सलाह दे रहे हैं कि यदि राष्ट्रीय किसान विकास परिषद को गठन करके किसानों की समस्याओं से जूझा जा सकता है और उसके निदान किया जा सकता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में तो सीरियसली इसलिए नहीं भी सोचा गया होगा कि एग्रीकल्चर जो है या कृषि जो है अभी स्टेट सब्जेक्ट है। सेंट्रल अभी ऑलरेडी कई मामले में आपने देखा होगा कि कहा गया कि सेंटर जो है स्टेट्स के मैटर्स में इंटरफेयर क्यों कर रही है। तो जब तक मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना हो या इस तरह का स्टेट और सेंटर्स के बीच में तालमेल ना हो तो इस तरह का चीज़ें होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन सरकार कमीशंस तो बनाई टाइम टू टाइम, जैसा देखा होगा नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स बनाया था, उससे पहले एग्रीकल्चर कमीशन भी बना था, नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1970s में। वो कुछ सजेशंस वगैरह देते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं। उस रिकमेंडेशंस को अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन नेशनल कमीशन का हो चाहे स्वामीनाथन कमीशन का रिकमेंडेशंस हो, वो पेपर में ही धरे रहते हैं। सिर्फ एमएसपी की रिकमेंडेशंस नहीं, आप अगर पढ़ेंगे स्वामीनाथन जी ने तो मतलब सैकड़ों बड़े अच्छे रिकमेंडेशंस दिए थे। उसी को ही अगर आप सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट सब मिल के इम्प्लीमेंट कर ले तो भारी परिवर्तन आ सकता है। लेकिन किसी ने उसको सीरियसली लिया नहीं। क्योंकि एक बात जो मैंने कहने पहले भूल गया, उसको इस कॉन्टेक्स्ट में दोहराऊं कि जब तक फार्मर्स का एक अच्छा संगठन नहीं होगा, आज के दिन में किसानों का संगठन है नहीं, किसान संगठन पार्टी बेसिस पे अलाइंड है तो वो इफेक्टिव नहीं हो पाता है कई कारणों से, आप जानते हैं उसका कारण। इसी तरह से कई जाति के नाम से, कोई धर्म के नाम से, कोई रीजन के नाम से बटे हुए रहते हैं। जब तक यूनाइटेड वे में, जैसे स्वामी जी ने किया था, सच्चिदानंद जी ने, ऑल इंडिया किसान सभा उस समय एक था, ये नहीं कि बटे हुए थे। तो एक नेशनल लेवल पे किसानों का संगठन चाहिए, इंडिपेंडेंट संगठन जो पार्टी लाइन में इस तरह से एफिलिएटेड ना हो और धर्म और जाति के बेसिस पे नहीं काम करके किसानों के लिए काम करे। किसान राज का स्थापना होगा तभी जाके किसानों का डेवलपमेंट के लिए चाहे पॉलिसी अच्छी बनेगी या कमीशन कोई बनाएगा। धन्यवाद सर। एक हैं मिस्टर सुधीर सिंह, इनका कहना है कि अर्बन और रूरल इकोनॉमी में अंतर तो स्पष्ट है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? आपने उदाहरण दिया चीन और वियतनाम का। क्या आपका यह मानना है कि कम्युनिज्म अपनाने से यह बात सॉल्व हो सकता है? मैं इस कॉन्टेक्स्ट में सुधीर जी को ये बताना चाहूँगा कि ये डेवलपमेंट जो चीन और वियतनाम में हुआ, कम्युनिज्म का रास्ता छोड़ के मार्केट के रास्ते में आने के बाद ही हुआ। लेकिन वहाँ मार्केट मैकेनिज्म ऐसा नहीं कि प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, उसको रेगुलेट भी करना है, कंट्रोल भी करना है। और कम्युनिज्म नहीं, ये तो मार्केट फोर्सेस है। कम्युनिज्म और मार्केट फोर्सेस दोनों साथ साथ नहीं चलते। लेकिन 1978 के बाद आपने देखा होगा जब प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस चीन में शुरू हुआ या 1992 के बाद वियतनाम में शुरू हुआ, तभी रिसेंट इस तरह के जो डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं वो शुरू हुआ। तो एक तो ये है कि एक कम्युनिज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। इससे इसका मेन मतलब ही है कि कोई भी सिस्टम आप बनाते हैं, सरकार का अलग रोल है। सरकार को अपना पल्लू झाड़ के बैठ नहीं जाना है कि जिसको जो मर्जी करे। तो इसीलिए सरकार का एक प्रॉपर रोल होगा उस सिस्टम में भी। प्राइवेट सिस्टम भी अगर हो तो उसमें भी प्राइवेटाइजेशन से इंसेंटिव्स जरूर मिलते हैं, लेकिन उस इंसेंटिव के साथ साथ जो टेंडेंसी होती है इसको प्रॉफिटियरिंग की, मैनिपुलेशन की,
उसको भी रोकना जरूरी है। और उसको रोकेगा कौन? सरकार ही तो रोकेगी। तो सरकार का भी एक उत्तरदायित्व है इसमें, और वो हुआ नहीं। अच्छा, आपने ये भी कहा कि रीजनल क्या कहते हैं, रूरल अर्बन डिस्पैरिटीज की बात, तो रूरल एरियाज में जिस प्रायोरिटीज ही पहले से हमारा नहीं रहा, अर्बन बायस डेवलपमेंट भी शुरू से ही रहा। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ तो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज या सेंटर्स के इर्द गिर्द ही हुआ। एक सेमी अर्बन एरियाज डेवलप जरूर हुआ आसपास, लेकिन रिमोट रूरल एरियाज में कभी भी डेवलपमेंट का, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन का हो या बाकी और डेवलपमेंट का हो, वो हुआ नहीं। एक टाइम में हमने सोचा था कि ग्रोथ सेंटर अप्रोच होगा तो हर एक एरियाज डेवलप करेगा। जहाँ एक अपने एरिया चुन लिया क्लस्टर, वहाँ आपका एजुकेशनल सेंटर्स भी होगा, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी होगा मॉडर्न टाइप का, इंडस्ट्रीज भी होगा, एग्रीकल्चर भी होगा, एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर बेस्ड जो रॉ मटेरियल्स अगर वहाँ से सप्लाई होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होगा, सबका एजुकेशन होगा तो लोकल लेवल पे आपको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो इस तरह का जो अप्रोच, जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेटेड अप्रोच, स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस की बात जो हम इकोनॉमिक्स लोग करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कोई ना ऐसा पॉलिसीज बनाया गया और ना कोई स्ट्रेटेजीज बनाया गया। आपको एक बात इस संदर्भ में और भी बता दूं, कम्युनिज्म भी कोई जरूरी नहीं है कि सब किस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहूँगा कि 1968-69 की बात है। माओ सेतुंग जी ने कहा था चाइना के कॉन्टेक्स्ट में कि आपको अगर कोई चीज़ अचीव करना हो, कोई भी गोल हो, मान लीजिए आपको एक रिवर क्रॉस करना है, नदी क्रॉस करना है, तो आप क्या करेंगे? आपको एक या तो ब्रिज चाहिए, या आपको नाव या बोट स्टीमर कुछ चाहिए, या फिर तैरने आना चाहिए, या फिर हवाई जहाज से आप लेकिन सारे चीज़ तो आपके लिए इकोनॉमिक नहीं होगा। इकोनॉमिक और कन्वीनियंट जो होगा, या फिर आपको तैरने आना चाहिए। तो अगर इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप नदी पार नहीं हो सकते। तो आपको एक प्रॉपर मेथड, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी, एक प्रॉपर प्लानिंग, ये सरकार आज कहती है कि हमें प्लानिंग की ज़रूरत ही नहीं है, पॉलिसी बना दिया, काम खत्म, वो लोग करेंगे, मार्केट विल डिसाइड। ये नहीं होता। मार्केट विल नॉट डिसाइड इन फेवर ऑफ द पुअर, मार्केट विल नॉट डिसाइड इन फेवर ऑफ द अंडर प्रिविलेज्ड रूरल पीपल। तो उसके लिए गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा, पॉलिसीज भी, प्लानिंग भी, स्ट्रेटेजी भी, और जो मेथोडोलॉजी की बात करना है कि उसके लिए आपका डेवलपमेंट का काम भी आप ही को करना पड़ेगा, तब जाके बाकी प्राइवेट प्लेयर्स है। आपने ब्रिज बना दिया तो प्राइवेट लोग वहाँ बस चलाने लगेंगे, ट्रक चलाने लगेंगे और चीज़ें करने लगेंगे। लेकिन आपने अगर ब्रिज बनाए ही नहीं तो कोई नहीं आएंगे। धन्यवाद सर। एक प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट आ रहा है। स्वामी सहजानंद सरस्वती कहा करते थे कि जिस तरह से औद्योगिक उत्पादित वस्तुओं की कीमत उद्योगपति निर्धारित करते हैं, निर्धारण में पूरा अपनी लागत भी लगाते हैं, अपनी जमीन की कीमत भी लगाते हैं, जो बैंक से लोन लेते हैं, कैपिटल लेते हैं, उसका इंटरेस्ट को भी जोड़ते हैं, इसके अलावा मुनाफा जोड़ते हैं। तो इसी तरह से सहजानंद सरस्वती ने सलाह दिया था कि कृषि उत्पादित मूल्य में भी किसानों की जो अपनी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी की जो कीमत है, इसके बाद जो इनपुट्स हैं, इस इनपुट के ऊपर लाभ की बात उन्होंने कही थी। इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? क्योंकि आप कृषि मूल्य आयोग के बहुत दिनों तक चेयरपर्सन रहे हैं, और आज तक सरकार इस बात को क्यों नहीं सोचती है कि उद्योगों में मनमानी है, जो हम आलू पैदा करते हैं तो उस दिन बेचते हैं 3 रुपए किलो, और वही चिप्स खरीदते हैं 300 रुपए किलो, क्योंकि चिप्स चला जाता है उद्योग में। लेकिन हमारे कृषि उत्पादित जो मूल्य है उसका निर्धारण कृषि मूल्य आयोग करती है, किसान नहीं कर पाते हैं। तो इसके संदर्भ में सर आप बताएं, और इसको कैसे जो वस्तु की जो उत्पादन है, उत्पादित वस्तु की जो कीमत है किसानों का और उपभोक्ता के बीच जो इतनी लंबी खाई है, जो हम आज 20 रुपए किलो चावल गांव में बेच कर आते हैं और दिल्ली में वही खाने वाला चावल हम 45 रुपए लेते हैं। तो ये उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की जो खाई है, तो हमने 2 प्रश्न आपसे कहा है, इसके संदर्भ में हम लोग जरा विचार जानना चाहेंगे। देखिए, इसी तरह की जो खाई है, इस दूर करने के लिए तो सरकार मार्केटिंग रिफॉर्म्स ला रही है। उनका कहना है कि इंटरमीडिएट्स का रोल खत्म होगा और डायरेक्ट फार्मर्स का मार्केट होंगे, डायरेक्ट किसानों से कोई भी प्लेयर्स जो है वो खरीदेगी, और इंटरमीडिएट का जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा या नहीं होगा, जिसके चलते किसानों को अच्छा दाम मिलेगा और कंज्यूमर्स को
कम दामों पे अच्छी चीज़ें मिलेंगी। एक तो ये है, लेकिन अभी तक खास करके आपको ये भी बता दूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का भी कॉन्सेप्ट वही था, खास करके आज के कॉन्टेक्स्ट में जो कहा गया कि कॉस्ट के ऊपर कम से कम 50% मार्जिन हो, स्वामीनाथन जी ने जैसे कहा था, लेकिन अभी टोटल कॉस्ट के ऊपर नहीं है, ये A2FL के ऊपर है, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट बेसिकली। तो एक तो वो है, दूसरा ये है कि इसको जब तक मार्केट परफेक्ट नहीं होगा, एक सरकार करे, सरकार कर नहीं पाती, सरकार अगर नहीं कर पाती तो मार्केट के ऊपर, आप कह रहे हो कि मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे तो मार्केट में ही दाम निर्धारण आप किसान कैसे करेंगे? किसान तो करोड़ों की संख्या में हैं और उनसे खरीदने वाले बड़े लिमिटेड लोग हैं। मोनोपोलीज की जो बात है कि वो दो चार बड़े बड़े अदानी अंबानी होंगे और सारे करोड़ों में के संख्या में किसान होंगे, तो वो उनके साथ किस तरह से बार्गेन करेंगे? अनइक्वल पावर है, वो कर नहीं सकते। इंडस्ट्री तो कर लेती है, चूंकि इंडस्ट्री इटसेल्फ पावरफुल है, कंज्यूमर्स पावरफुल नहीं है। तो इसलिए सरकार का रोल, जो मैं कहता हूँ कि सरकार का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा मार्केट इकोनॉमी में भी, जो कि खास करके जैसे मैंने कहा कि चाइना, वियतनाम, साउथ कोरिया वगैरह ने किया है। और खास करके प्रोसेसिंग सेक्टर को जब तक आप लोकल लेवल पे डेवलप नहीं करेंगे, वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे और फार्मर्स को ऑर्गेनाइज करके, जैसे अभी एक कॉन्सेप्ट आया है कि फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हो। अब फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन का हमारा टारगेट क्या है कि अगला 5 साल में 10,000 होगा। अरे 10,000 क्यों? हर गांव में फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हो, किसानों का एक संगठन हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रोसेसिंग सेक्टर में पार्टिसिपेट करने के लिए, लोकल लेवल पे प्राइमरी प्रोसेसिंग वो करेंगे और जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो उनसे प्राइमरी प्रोसेस्ड फूड खरीद के फिर आगे फर्दर रिफाइन करके फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेचेंगे। तो एक प्रोसेस होता है, लिंकेजेस होते हैं, उसको अगर आप अनदेखी करेंगे तो वो फिर हो नहीं पाएगा। जी, और तो कुछ एक अंतिम क्वेश्चन का आप बताएं, समय भी हो गया है आपका, कि इतनी समस्याएं हैं, इतनी संकट हैं, आपने कहा किसान संगठन, अभी यदि लिस्ट गिनेंगे तो हजारों किसान ऑर्गेनाइजेशन इस देश में भिन्न भिन्न राज्य में भिन्न भिन्न जिला स्तर पर पॉलिटिकल पार्टियों के तहत वगैरह वगैरह कार्य कर रहे हैं। लेकिन आज भी किसानों की स्थिति जो ब्रिटिश काल में थी उससे कमोबेश ऊपर नीचे नहीं हुआ है, वही भी है। किसान भी कष्ट में है, आत्महत्या भी कर रहे हैं, कृषि भी संकट में है। तो ऐसे परिवेश में क्या करनी चाहिए? कैसी संगठन हम लोगों को बनाने की योजना होनी चाहिए? क्योंकि आपने कहा कि किसानों में एक अच्छी संगठन बनाने की जरूरत है, तो कैसी संगठन बनानी जाए, कैसी बनाया जाए, कैसे हम लोग गो अहेड हों जिसमें कि हम लोग अपनी बात को सरकार के पास रख सकें, या हमारे जो किसान है, किसानों को अब उत्पादित वस्तु की अधिक से अधिक कीमत दिलाया जा सके, जिससे कि किसान कम से कम आत्महत्या तो बंद हो, किसानों के बाल बच्चे को पढ़ने की सुविधा भी तो प्राप्त हो। तो इसके संदर्भ में आप अपना विचार दें, इसके बाद हम आगे बढ़ें। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी इसमें किसी भी कारण से आना चाहते हैं किसान आंदोलन में, पहले तो कृषि क्षेत्र के लिए, किसानों के लिए एक लिस्ट, चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा कि क्या क्या उनकी ज़रूरत है, कैसे उनके हालत में सुधार होगा, एक क्लियर रोड मैप हो और उस रोड मैप बना के फिर उन डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए ही वो आंदोलन करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि उसमें अब जहाँ भी कहीं किसी भी स्टेट में हो या नेशनल लेवल पे हो, पॉलिटिकल पार्टी लाइन पे आप चले गए, वहीं आपका मामला खत्म हो गया। किसान आपका मेन मुद्दा होना चाहिए, कृषि व्यवस्था में सुधार और किसानों के हालात में सुधार। और उसको लेके अगर आप कुछ चेकलिस्ट बनाएंगे, कुछ रोड मैप बनाएंगे और उसी के में ही आप डटे रहेंगे, किसी के इन्फ्लुएंस में, स्टेट में कोई रूलिंग पार्टी कोई और है, सेंटर में कोई और है, वहाँ कुछ और को बोलेंगे, यहाँ कोई और बोलेंगे, तो इस तरह से दूर होके और जाति धर्म से भी दूर होके, क्योंकि कहीं कहीं तो ये भी होगा कि रूलिंग पार्टी चाहे कोई भी है, चाहे स्टेट में, सेंटर में, वो आपको, अभी तो आप जानते ही हैं, बिहार में भी जानते हैं, यूपी में भी जानते हैं, कहीं भी जानते हैं, यही सब मेन फैक्टर्स होते हैं। हम फिर वहाँ किसान नहीं रहते,
वहाँ तो फिर हम कुछ और हो जाते हैं। तो ये सारे चीज़ों से हट के उस मुद्दे पे ही कॉन्सेंट्रेट करके आगे। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, मैं इसकी ज़रूरत इसलिए भी कहता हूँ कि उनको ये भी समझना जरूरी है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है, सर्विस सेक्टर की भी ज़रूरत, चूँकि फैसिलिटीज़ जिस तरह की चाहिए अर्बन सेक्टर में जो एम्यूनिटीज़ है, किसानों को भी वो एम्यूनिटीज़ मिलना चाहिए, वो तभी मिलेगा जब बाकी सारी चीज़ें होगा। तो लोकल लेवल पे ही इस तरह से क्लस्टर बेस्ड इंटीग्रेटेड वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में डेवलपमेंट हो, लिंकेजेस इस्टेब्लिश्ड हो, तो किसानों को हर एक सुविधाएं भी मिलेगी और किसानों का आंदोलन भी खड़ा हो सकता है। लेकिन आज के दिन में जिस तरह से किसान, अब बहुत सारे संगठन हैं, आप जैसे आपने सही कहा, लेकिन उनका स्वरूप देख लीजिए या देख लीजिए किस किस मुद्दे पे वो लड़ते हैं। 2 दिन एमएसपी के लिए आ जाएगा, तीसरा दिन कहीं कुछ और बात हो गई तो आप उसी में चला गया, यहाँ बात खत्म हो जाती है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा और किसान राज की स्थापना करना पड़ेगी। किसान राज की जिस दिन स्थापना होगी उसके बाद सारे देश में एक रियल सेंस में जो डेवलपमेंट होना चाहिए, बैलेंस्ड वे में, एक्सेलरेटेड वे में, इंक्लूसिव वे में, वो हो पाएगा। धन्यवाद सर। स्वामी सहजानंद सरस्वती का सपना था कि किसान मजदूर का राज्य हो, भारत किसानों का हो, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा वह शासन वही चलाएगा। उन्होंने नारा भी दिया था। इसके लिए 1 पॉइंट प्रोग्राम आपने जो कहा, जो हमारी समझ में आई कि एक किसान संगठन की जरूरत है, जो किसान संगठन का 1 पॉइंट प्रोग्राम हो, किसानों की कल्याण, न वह किसी जाति से ग्रसित हो, न किसी धर्म से ग्रसित हो, न किसी पार्टी से ग्रसित हो। क्योंकि सहजानंद का मोटो था, सहजानंद का किसान का तात्पर्य कोई एक खास किसान नहीं था। किस कृषि पर आश्रित जितने खेतीहर मजदूर से लेकर थे किसान थे, वो सभी किसान के कैटेगरी में आते थे और उनका न कोई धर्म था, न कोई रिलीजन था, न कोई पार्टी थी, न उन्होंने कोई कास्ट की बात कही है। एकमात्र था तो वह किसान ही था। आज के जो डिस्कशन से यह निष्कर्ष निकलता है कि एक नई मोर्चा की जरूरत है जो कि नॉन पॉलिटिकल हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हो और वह एकमात्र किसानों के लिए कार्य करे। तो चलें हम लोग अगले सेमिनार में फिर इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा यह सृजन संदर्भ की ओर से प्रोफेसर टी हक को, जिन्होंने अपनी इतनी व्यस्त क्षणों से कीमती समय निकालकर हम लोगों को 1 घंटा से ज्यादा समय दिया। इसके साथ साथ जो हमारा इस वेबिनार में पार्टिसिपेंट थे, हमारे प्रोफेसर अनिल चौधरी छत्तीसगढ़ से थे, गोपाल जी राय, राजीव रंजन जी राय, इसके साथ साथ प्रोफेसर केपी शर्मा, सुधीर प्रधान जी, इसके अलावा कैलाश झा जी, सुधीर कुमार जी और बहुत सारे जो हमारे हैं, सबकी गिनती करना संभव नहीं है। 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट थे और इन सबको हम सृजन संदर्भ की ओर से, श्री वेंकटेश शर्मा की ओर से सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतना मेहनत के बाद आप लोगों ने सुनने का कष्ट किया। और साथ साथ मैं धन्यवाद देना नहीं भूलूंगा भाई रोहित शर्मा जी, जो तकनीकी रूप से सब दिन लगे रहते हैं और घंटों आपकी बात को सुनकर के एडिटिंग करना और उसको संचालित करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सृजन संदर्भ की ओर से आप सभी पार्टनर जो भागीदारी जो जिनकी इस वेबिनार में रही है, और साथ साथ रोहित शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम पुनः अगले संडे को 5 बजे से मिलेंगे और अगले संडे जो होगी उसकी वक्ता की हम सूचना आप लोगों को समय पर देंगे। यह एक ऑन गोइंग सेमिनार है, ऑन गोइंग वेबिनार है, जो इस श्रृंखला की यह 13वीं कड़ी थी। 14वीं कड़ी भी अगले संडे को 5 बजे तक होगी और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि भारत में जो सहजानंद सरस्वती वेबिनार श्रृंखला चलाएंगे और यह श्रृंखला राउंड द ईयर चलनी चाहिए। आपको जानकारी होनी चाहिए, सहजानंद सरस्वती जैसे शख्स को, जिनकी प्रतिमा लाल किला में लगी हुई है, लाल किला में वार म्यूजियम में जाएंगे तो सुभाष चंद्र बोस के साथ देखेंगे कि सहजानंद सरस्वती अगली सीढ़ी, अगली कुर्सी पे 2 बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ विगत भाषण में 3 दिन पहले आपके प्रधानमंत्री जी बिहार के राजनीतिक दौरे में थे, तो वहां पर भी इन्होंने जमुना कारजी और स्वामी सहजानंद सरस्वती वगैरह की चर्चा कर रहे थे। तो अब जरूरी है, लोग जान गए हैं कि हमें सहजानंद सरस्वती का जो सिद्धांत था वह अब लागू करने की जरूरत है
तो इसलिए हम लोग पुनः सेमिनार सुनेंगे, आइडिया को लेंगे और आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए जरूरी होगी हम लोग एक जगह संगठित भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, नमस्कार। धन्यवाद दिलीप जी, रोहित जी, बाकी सभी मित्रों को। थैंक यू सर, थैंक यू।